नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेसर हिग्स के मेथड के आधार पर केवल सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में बताऊंगी कि किस प्रकार से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग या जोड़ है, समेशन है। तो सबसे देखते हैं कि हम एक्स वस्तु की कीमत घटने के संदर्भ में ये देखेंगे कि सामान्य वस्तु की कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है, उसको किस प्रकार से हम कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करेंगे। रेखा चित्र 1 से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम कीमत रेखा AB है और उपभोक्ता का संतुलन IC के A बिंदु पर है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता X वस्तु की OX मात्रा को खरीद रहा है। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत कम हो जाती है। X वस्तु की कीमत कम होने पर कीमत रेखा AB से विवर्तित होकर AB1 हो जाती है और उपभोक्ता का साम्य IC1 के C बिंदु पर है। जैसा कि विदित है, IC1 के C बिंदु पर सामान्य संतुलन की दोनों शर्तें जो मैं पहले बता चुकी हूँ। पहली शर्त थी कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए तथा दूसरी शर्त थी साम्य बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो रही है। तो हम लोग कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव तीनों देख चुके हैं। उपभोक्ता कीमत प्रभाव की वजह से IC के A बिंदु से IC1 के C बिंदु पर पहुंच गया है, अर्थात अब वो X वस्तु की मात्रा OX2 खरीद रहा है, अर्थात X2 X वस्तु की मांग में जो वृद्धि हुई है वो कीमत प्रभाव की वजह से हुई है। जैसा कि डायग्राम में मैंने साफ लिखा है, A से C तक कौन सा प्रभाव है? कीमत प्रभाव। क्योंकि कीमत प्रभाव में हम देखते हैं कि वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव उपभोक्ता के संतुलन पर या साम्य पर क्या पड़ता है, इसको हम कीमत प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। अब इस कीमत प्रभाव को हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि कीमत प्रभाव किसका जोड़ है? आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमने एक काल्पनिक कीमत रेखा LM खींची है, जो कि पूर्व या प्रारंभिक जो तटस्थ वक्र है उसको स्पर्श करते हुए होती है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ये LM जो काल्पनिक कीमत रेखा है वो नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर होती है और IC को B बिंदु पर स्पर्श कर रही है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि X वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उस वास्तविक आय को यथास्थिर करने के लिए हम उपभोक्ता से इतनी मौद्रिक आय लेते हैं ताकि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सके। तो रेखा चित्र से स्पष्ट है कि A से B तक जो गमन है वो कौन सा प्रभाव है? प्रतिस्थापन प्रभाव है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोफेसर हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा एक ही तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव सापेक्षतः महंगी वस्तु के स्थान पर हमेशा सापेक्षतः सस्ती वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता है। तो A से जो B बिंदु पर गमन है वो कौन सा प्रभाव हुआ? प्रतिस्थापन प्रभाव, अर्थात X1 X वस्तु की मांग में जो वृद्धि हुई है वो किसकी वजह से हुई है? प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से हुई है। अब हमने जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय ले ली थी वो उसको वापस लौटा दी जाए तो उपभोक्ता B से C बिंदु पर पहुंच जाएगा। कौन से बिंदु से? B से C बिंदु पर, अर्थात X वस्तु की जो मांग है
वो आय प्रभाव की वजह से x1 से बढ़कर कितनी हो गई, x2। तो टोटल जो x की मांग बढ़ी है वो x2 बढ़ी है, ये कीमत प्रभाव है। उसमें से x1 बढ़ी है तटस्थता, x1 बढ़ी है प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से, और x1 x2 बढ़ी है आय प्रभाव की वजह से। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आय प्रभाव हमेशा समानांतर कीमत रेखाओं पर होता है। तो प्रोफेसर हिक्स की मेथड के अनुसार मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग करता है। ये हमने देखा है सामान्य वस्तु के संदर्भ में और जब x वस्तु की कीमत घटती है। अब हम दूसरा मेथड प्रोफेसर स्लेट्स्की का मेथड देखते हैं। वो ही चीज़ है सामान्य वस्तु के संदर्भ में और x वस्तु की कीमत घटने पर। प्रस्तुत रेखा चित्र में x पर x वस्तु को और y अक्ष पर y वस्तु को दिखाया गया है। उपभोक्ता का प्रारंभिक संतुलन AB कीमत रेखा पर IC1 के A बिंदु पर है, अर्थात उपभोक्ता x वस्तु की OX मात्रा खरीद रहा है। अब कीमत कम होने पर कीमत रेखा AB से AB1 विवर्तित हो जाती है और उपभोक्ता का संतुलन IC2 के C बिंदु पर है। A से C तक जो प्रभाव है वो कौन सा प्रभाव है, कीमत प्रभाव, अर्थात कीमत प्रभाव की वजह से x वस्तु की मांग OX से बढ़कर OX2 हो गई है, अर्थात x2 क्या है, कीमत प्रभाव है। अब हम इस कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित करते हैं। इसको विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन प्रभाव निकालते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रोफेसर स्लेट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की इतनी मौद्रिक आय ले ली जाती है ताकि वो पहले वाले प्रारंभिक संतुलन बिंदु पर पहुंच सके। तो इसके लिए हमने एक नई काल्पनिक कीमत रेखा LM खींची है जो कि नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर है, लेकिन ये जो प्रारंभिक संतुलन बिंदु A है उससे गुजरती भी है। इसके पश्चात हमने एक इंडिफरेंस कर्व IC1 बनाया है जो कि इस काल्पनिक कीमत रेखा को B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात A से B जो गमन है उपभोक्ता का वो कौन सा प्रभाव है, स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोफेसर स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में भी उपभोक्ता एक तटस्था वक्र से दूसरे तटस्था वक्र पर उच्च तटस्था वक्र पर पहुंच जाता है। तो x1 जो x वस्तु की मांग बढ़ रही है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बढ़ रही है। अब जो मौद्रिक आय हमने उपभोक्ता से ली थी वो उसको रिटर्न कर दी जाए, लौटा दी जाए, तो उपभोक्ता B से कौन से बिंदु पर पहुंच जाएगा, C बिंदु पर। तो B से C जो प्रभाव है वो आय प्रभाव है, अर्थात आय प्रभाव के कारण x वस्तु की मांग OX1 से बढ़कर कितनी हो गई है, OX2 हो गई है। तो कुल कीमत प्रभाव है XX2, उसमें से XX1 है प्रतिस्थापन प्रभाव और X1 X2 है आय प्रभाव। इस प्रकार से स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है। तो आज हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से हम कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत में दो मेथड्स प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर स्लेट्स्की का मेथड आप लोगों को बता चुकी हूँ। नमस्कार।